गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सेल की जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो पादप कोशिका को आवृत करने वाली दो रचनाएं होती हैं। इनमें से बाहर की ओर एक डेड सेल होती है, डेड यानी मृत या निर्जीव भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। इसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में इस भित्ति का अभाव होता है, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट सबसे बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। कोशिका भित्ति के भीतर या अंदर की ओर या नीचे की ओर एक सजीव, लचीली तथा अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे कि जीवद्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती हैं। यह समस्त सजीव कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में यह कला बाह्यतम आवरण के रूप में होती है, यानी कि ये सबसे बाहर की ओर होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति व केंद्रक के अतिरिक्त शेष बचे जीवद्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं आगे। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा है मीजोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका हम देखें कि इतिहास क्या है, कहाँ से ये शब्द आया। तो जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। जीवद्रव्य की यानी साइटोप्लाज्म की बाह्य सतह को सर्वप्रथम नगेली एंड क्रैमर ने सी नगेली एंड सी क्रैमर ने 1855 में कोशिका कला नाम दिया। सेफ्रिज एंड प्लोव ने इसे जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। और अधिकांश जो साइटोलॉजिस्ट थे कोशिका कला को जीवद्रव्य कला कहना अधिक उपयुक्त मानते थे, क्योंकि कोशिका कला शब्द से कोशिका भित्ति का भ्रम होता है, यानी कि दोनों मिक्सअप नाम है, इसलिए उन्होंने इसको जीवद्रव्य कला ही सही समझा। कोशिका की संरचना तथा कार्यों में जीवद्रव्य कलाओं का विशेष महत्व होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली समस्त कलाओं की आधारभूत भौतिक तथा रासायनिक संरचना समान प्रकार की होती है। इन कोशिकाओं के कोशिकांग भी कलाबद्ध यानी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनकी कलाओं की रचना भी जीवद्रव्य कला जैसी ही होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके केमिकल कंपोजिशन या इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स में शामिल होती हैं। जीवद्रव्य कलाओं की अल्प परासरी यानी हाइपोटोनिक विलयनों की सहायता से सजीव तंत्र से आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है उनका हम आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसिस भी किया जा सकता है। दोनों ही विधियों का उपयोग करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जीवद्रव्य कलाओं के रासायनिक घटकों के अनुपात में यद्यपि मामूली अंतर पाया गया है, फिर भी घटकों के प्रकारों में एकरूपता देखी गई है। जीवद्रव्य कला मुख्यतः प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है, अतः इसे लाइपोप्रोटीन कला कहते हैं। प्रोटीन्स व लिपिड्स के अतिरिक्त अल्प मात्रा में ओलिगोसैकेराइड्स जो कि 1 to 5%, वाटर जो कि 20% भी पाए जाते हैं। जीवद्रव्य कला में लिपिड्स 28 से 70% तथा प्रोटीन 20 से 70% तक होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न सजीवों की कलाओं में इन अवयवों की आपेक्षिक मात्राएं काफी भिन्न भिन्न होती है। लिपिड्स, सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड्स जो कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने होते हैं। लिपिड के एक अणु में सिर तथा पुच्छ भाग होते हैं। सिर भाग यानी कि हेड जो होता है पोर्शन, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर। एक अणु में सिर तथा पुच्छ भाग होते हैं, इसके हेड और टेल का बना होता है।
सिर भाग जो हेड होता है इसका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल अप्रिय, जो जल से नफरत करने वाला होता है, जल के साथ या वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। वो क्या होता है कि जो वसीय अम्लों से निर्मित होता है वह जल में अविलेय होता है। जल में अविलेय होता है, जल से नफरत करने वाला होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और सिर भाग हाइड्रोफिलिक होता है, जो ग्लिसरॉल से निर्मित व जल में विलेय होता है, जबकि जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हेड वाला पार्ट होता है इसका हाइड्रोफिलिक, और जबकि जो टेल वाला भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और वो वसीय अम्लों से निर्मित होता है और जल में अविलेय होता है। कलाओं में उपस्थित लिपिड्स मुख्यतः फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल तथा गैलेक्टोलिपिड्स होते हैं। भिन्न भिन्न कोशिकाओं की कलाओं में इनकी अपेक्षित मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मुख्य जीवद्रव्य कला में गैलेक्टोलिपिड्स व कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, जबकि कोशिकांगों की कलाओं में फॉस्फोलिपिड्स अधिक होते हैं। फॉस्फोलिपिड अणु मुख्यतः फॉस्फोटाइडल और फॉस्फोटाइडल कोलिन व फॉस्फोटाइडल एथेनॉल अमीन से बना होता है, और ये पदार्थ न्यूट्रल प्रकृति के होते हैं तथा इनके अणु कलाओं में सघनता से कसे रहते हैं। कलाओं में फॉस्फोलिपिड्स के अणु 4.5 माइक्रोमीटर मोटी द्विपरत बनाते हैं। द्विपरत की दोनों स्तरों के अणुओं के पुच्छ भाग भीतर की ओर तथा सिर भाग प्रोटीन स्तर की ओर अभिविन्यासित होते हैं। इसमें हम ये बात ध्यान देने की है कि मेजर क्लासेस है लिपिड की 4: फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और एस्ट्रोल। ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक डोमेन्स है। इसमें याद रखना है जो टेल और हेड का जो लिपिड बने हुए होते हैं, जो सिर भाग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल वाला पार्ट इनका हाइड्रोफोबिक होता है। अब है इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों से बने हुए पॉलीपेप्टाइड अणु होते हैं। ये कलाओं के प्रमुख संरचनात्मक घटक है, साथ ही कलाओं के विशिष्ट गुणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। संगठनात्मक स्वरूप के आधार पर कलाओं में उपस्थित प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी पेरिफेरल प्रोटीन, इसको कहेंगे बाह्य या परिधीय प्रोटीन। नाम से हम सोच सकते हैं कि बाह्य या परिधि यानी परिधि की ओर जो लगा हुआ प्रोटीन है वो। और दूसरा है इंट्रिंसिक, आंतरिक या समाकल प्रोटीन, यानी कि जो अंदर की ओर व्यवस्थित हो। कलाओं की सतह पर गठित प्रोटीनों को बाह्य प्रोटीन कहते हैं। बाह्य स्थित होने के कारण इन्हें प्रोटियोजेस एंजाइम द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। और कौन कौन से दो प्रोटीन परिधीय प्रोटीन है? एक तो स्पेक्ट्रिन आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो है प्रेजेंट, और एक है एटीपीएज माइटोकॉन्ड्रिया में जो उपस्थित है। दूसरे इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, ये लिपिड की द्विस्तर में अंतर स्थापित होते हैं। इन्हें आसानी से अलग करना संभव नहीं है क्योंकि ये अंदर की ओर स्थित है। अलग इसलिए नहीं कर सकते, अंदर की ओर स्थित है तो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। ये प्रोटीन कला के समाकल हिस्से इंटीग्रल पार्ट के रूप में उपस्थित होते हैं। और अभी जो जब जितने पहचाने गए हैं प्रोटीन, वो एक तो रोडोप्सिन जो कि रेटिना की कोशिकाओं में उपस्थित है, तथा साइटोक्रोम ऑक्सीड्रेज जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतकला में उपस्थित है। तो ये है प्रोटीन। उसके अलावा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट कभी तो अनब्रांच भी हो सकते हैं, कभी ब्रांच भी हो सकते हैं, चेन बना के रहते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स यानी लिपिड्स के साथ और ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन के साथ चेन बना के रहते हैं। अब हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो विभिन्न विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के मॉडल का प्रतिरूप प्रदर्शित किए हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जीवद्रव्य कला अत्यंत पतली, लचीली, पारभासी तथा चयनात्मक पारगम, ट्रांसलूसेंट एंड सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल का क्या मतलब है? चयनात्मक पारगम
यानी कि सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से आने और देने जाती है बाहर। इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसका हम कैसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्टडी कर सकते हैं। यह 60 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। प्रत्येक कोशिका का जीवद्रव्य चारों ओर जीवद्रव्य कला से परिबद्ध होता है। जीवद्रव्य कला की रचना को स्पष्ट करने के उद्देश्य से कई मॉडल प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले डैनियली एंड डेवसन ने 1935 में अपने रिसर्च के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रोटीन की 2 लेयर होती है, सैंडविच मॉडल, सैंडविच नाम इसलिए दिया गया जैसे कि सैंडविच आपने देखा होगा, ब्रेड की 2 लेयर होती है, उसके बीच में मसाला भरा होता है। उसी तरीके से प्रोटीन की 2 लेयर के बीच में लिपिड प्रेजेंट रहता है। इस हिसाब से उन्होंने सैंडविच मॉडल नाम दिया। लेकिन अब साइंटिस्ट इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस मॉडल को, क्योंकि पीएम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड अणुओं की सतह परत होती है जो दोनों सतह पर प्रोटीन्स की परत से आच्छादित रहती है। प्रोटीन की उपस्थिति से लिपिड परत के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो आयनों के पारगमन के लिए कलाओं में अत्यंत सूक्ष्म रंध्र होते हैं। तो इस जो मॉडल है इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने इसको, जो बाकी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया इस मॉडल को। उसके बाद जो 2 मॉडल है, और आपको भी 2 ही लर्न करने हैं, एक तो रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल और दूसरा है तरल मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो 2 मॉडल है इन्हीं को ही साइंटिस्ट ने मान्य समझा है। बाकी जो सैंडविच मॉडल है और भी कई मॉडल्स हैं उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल के अनुसार रॉबर्टसन ने 1959 या 60 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्स-रे डिफ्रैक्शन तथा कुछ केमिकल स्टडीज के आधार पर जीवद्रव्य कला का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया, यानी इकाई कला मॉडल। उनके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लगभग 40% लिपिड्स तथा 60% प्रोटीन्स होते हैं। मॉडल के अनुसार इकाई कला त्रिपर्तीय होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की मोटी झिल्ली होती है। 2 बाह्य परतें प्रोटीन्स की बनी होती है। ये गहरे रंग की व जल प्रिय होती है। प्रत्येक परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और इनके बीच में लिपिड अणुओं की हल्के रंग की जल अप्रिय यानी हाइड्रोफोबिक बाइलेयर अंतर्निविष्ट होती है, अंदर स्थित होती है, जो कि 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। लिपिड द्विस्तर फॉस्फोलिपिड अणुओं की 2 परतों से बनी होती है, लेकिन दोनों परतें इतनी पास-पास रहती है कि देखने पर एक ही प्रतीत होती है। इस प्रकार जीवद्रव्य कला वास्तव में 4 परतों, 2 प्रोटीन तथा 2 वसा की बनी होती है, लेकिन दिखने में वो त्रिपर्तीय प्रतीत होती है। रॉबर्टसन ने त्रिपर्तीय रचना को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दिया, क्योंकि उनके अनुसार कोशिका में उपस्थित अन्य समस्त कलाएं भी इसी प्रकार से घटित होती है। कई पादप तथा जंतु ऊतकों की कलाओं का अध्ययन करने के बाद रॉबर्टसन ने ये परिकल्पित किया कि समस्त सजीवों की कलाएं यूनिट मेम्ब्रेन के अनुरूप बनी होती है। अब इस जो यूनिट मेम्ब्रेन है इसमें कमी क्या थी कि जो कलाएं होती है वो कोशिका तथा इसके बाह्य आवरण के मध्य परासरणी रोध के रूप में काम करती है, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये कमी है कि इसके द्वारा कलाओं के चयनात्मक पारगम्यता के गुण को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यानी वो इसको समझा नहीं सकी कि किस तरीके से वो सेमी परमेएबल है, क्योंकि इसमें कोई बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर उन्होंने बताई, कोई गैप नहीं बताया उसमें। दूसरा जो मॉडल है वो है जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए सिंगर तथा निकोलसन ने जीवद्रव्य कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि अब सर्वाधिक मान्य तथा उपयुक्त मॉडल है। इसके अनुसार जीवद्रव्य कलाएं लिपिड्स तथा प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स के अणु अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं यानी सेमी फ्लूइड, तथा
इंटीग्रल प्रोटीन यानी समाकलित प्रोटीन्स के साथ मोज़ेक मोज़ेक यानी कि चितकबरे साँचे में व्यवस्थित रहते हैं। इकाई कला की भांति प्रोटीन्स लिपिड अणुओं को आच्छादित कर सैंडविच नहीं बनाते हैं, जबकि प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर या गोलाकार प्रकृति के होते हैं जो अर्ध तरल लिपिड्स की द्विपरत में आंशिक या पूर्ण रूप से अंतः स्थापित रहते हैं। लिपिड परत में धसे हुए प्रोटीन को समाकल प्रोटीन, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि 70% है, तथा लिपिड की सतह पर सीमित रहने वाले प्रोटीन्स को परिधीय प्रोटीन्स या पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या 30% जो मात्रा होती है वो कहते हैं उनको। समाकल या आंतरिक प्रोटीन्स को आसानी से नहीं अलग कर सकते, जबकि जो पेरिफेरल परिधीय बाह्य प्रोटीन है उनको आसानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर की ओर रहते हैं। अधिकांश परिधीय प्रोटीन्स एंजाइम के रूप में, जबकि समाकल प्रोटीन्स वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। जीवद्रव्य कला में वसाएं अधिकतर ग्लाइकोलिपिड्स तथा इसमें आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और जो बाहर जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर के आउटर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो बाहर की ओर एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है और एक इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन को देख सकते हो और एक अंदर जो धसी हुई प्रोटीन है उसको भी देख सकते हो। जीवद्रव्य कला में वसाएं अधिकतर ग्लाइकोलिपिड्स तथा फॉस्फोलिपिड्स प्रकार की होती है। लिपिड द्विपरत में ध्रुवणता या पोलैरिटी पाई जाती है, अर्थात द्विपरत में वसा अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका जल प्रिय यानी हाइड्रोफिलिक सिर हेड भाग बाहर की ओर, जबकि जल विरागी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की ओर रहता है। लिपिड्स की दोनों आणविक परतें एक दूसरे से प्रगाढ़ रूप से पास होने के कारण एक ही परत के रूप में प्रतीत होती है, और जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो लिपिड अणुओं की पोलैरिटी ब्रेक हो जाती है और ये तरल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जिस तापक्रम पर वसा परतें अव्यवस्थित होकर तरल हो जाती है उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण तापक्रम कहते हैं। अर्ध तरल वसा में समाकल प्रोटीन्स अंतःस्थापित हो जाते हैं और कला को जब लिक्विड हो जाते हैं थोड़े से तो कला को ये मोज़ेक या चितकबरा स्वरूप प्रदान करती हैं। वसा अणुओं के इस गुण तथा प्रोटीन्स के व्यवहार से जीवद्रव्य कला अधिक पतली, दृढ़ तथा साथ ही लचीली हो जाती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर जीवद्रव्य कला द्वारा संपादित विविध कार्यों को स्पष्ट भी किया जा सकता है। कला का वसा भाग वातावरण से पूरित तथा वसा विलेय अणुओं व प्रोटीन भाग जल विलेय अणुओं के मार्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार जीवद्रव्य कला स्थैतिक न होकर डायनामिक रचना है। इकाई कला मॉडल के अनुसार कलाएं स्थैतिक अर्थात संरचना में स्थायी स्वरूप वाली होती है। परिधीय तथा समाकल प्रोटीन के वे भाग जो वसा परत से ऊपर निकले रहते हैं। परिधीय प्रोटीन तो सबसे ऊपर होती है, उन पर शर्करा अणुओं की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन शर्करा यानी शुगर, प्रोटीन तथा शर्करा श्रृंखलाओं के योग को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मिक्सचर अणु है वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स की श्रृंखला को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स द्वारा जीवद्रव्य कला के विभिन्न कार्यों का संपादन होता है, जैसे जीवद्रव्य कला की सुरक्षा, पारगम्यता, परासरण, विसरण क्रियाओं का निर्धारण करना, विभिन्न प्रकार की कलाओं का विशेषता बनाए रखना, कोशिका संजन, पृथक्कीकरण तथा पुनर्योजन आदि। अंत में हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जीवद्रव्य कलाएं अर्ध तरल यानी सेमी फ्लूइड, गत्यात्मक यानी डायनामिक रचना है, जिनमें लिपिड्स तथा समाकल प्रोटीन्स मोज़ेक या चितकबरे रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, और इसमें जीवद्रव्य कला में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी रहती है। इन रचनाओं के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी है। तो क्या क्या है वो? पादप ऊतक में विभिन्न कोशिकाओं की भित्तियां एक दूसरे से संपर्क में रहती है, तो पड़ोसी सेल्स की जो नेबरिंग सेल है, जीवद्रव्य कलाएं सीधे तौर पर एक दूसरे से पृथक रहती है। जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, अतः ऊतक में
विभिन्न कोशिकाओं की जीवद्रव्य कलाएं एक दूसरे के पास पास रहती है। दो कोशिकाओं की कलाओं के मध्य लगभग 100 से 200 एंगस्ट्रॉम चौड़ा अवकाश होता है, गैप होता है। दोनों कलाओं के मध्य यानी दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कई स्थानों पर कुछ विशिष्ट रचनाएं बन जाती है, जिनके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क स्थापित हो जाता है। इन विशिष्ट रचनाओं को जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जंक्शन यानी कि जहां दो या दो से अधिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की निकटता होती है। इन पादप कलाओं में इन रचनाओं का हम देख नहीं सकते, लेकिन ये है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से इनका गैप, ये जो जंक्शंस हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो कुछ गैप या जंक्शंस इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स के भी कई प्रकार होते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स, स्पॉट डेस्मोसोम्स, बेल्ट डेस्मोसोम्स, और एक माइक्रोविलाई और एक है इंटरडाइजिटेशंस। तो ये जो जंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्टिविटी करके रखते हैं। जो जितने भी जंक्शंस होते हैं इनकी सहायता से आपस में कनेक्टिविटी रहती है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई जीवद्रव्य कला की? एक तो ये है कि ये फ्री है, कोशिका की वृद्धि के साथ साथ खुद ही वृद्धि करती गई। दूसरा मत ये है कि साइटोसोल या ग्राउंड प्लाज्मा में एक निष्क्रिय रूप में लाइपोप्रोटीन अणुओं का पूल है। इन कणों के कोशिका द्रव्य की सतह पर आ जाने व वहां पे उपस्थित तथा सक्रिय पदार्थों के सहयोग से जीवद्रव्य कला बन जाती है। तो इस मत को अधिक मान्यता प्राप्त है। तो इनके अनुसार उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। दो मत इस संबंध में कि भाई एक तो ये फ्री है, फ्रीली डेवलप हो गई कोशिका की वृद्धि के साथ साथ। दूसरा है कि वहाँ पे लाइपोप्रोटीन जो है अणु वो कोशिका सतह पर आ गए और वहाँ पे उन्होंने बाकी जो सक्रिय पदार्थ उनके सहयोग से जीवद्रव्य कला बनाई है। तो ये थी आज हमारे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। आगे आने वाले वीडियो में इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये किस पर्पस के लिए होती है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।